हेलो एवरीवन, आज क्लास 12th में आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। लेक्चर नंबर 3.1 है ये। और पिछले चैप्टर का न्यूमेरिकल जिन भी स्टूडेंटों को नहीं आया था उन्होंने व्हाट्सअप किया, पूछा। लगभग सभी स्टूडेंट का जवाब मिल ही गया है। एक आध लोग का वास्तव अभी जवाब मुझे बाकी ही देना है, वो भी क्लियर हो जाएगा एक आध दिन में। इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था कि आप न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लें। अब जो हमारा वीडियो है आज, ये वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका तीसरा चैप्टर है। इसकी बहुत सारी बातें जो हैं आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी बातें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में पहला ही चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बातें वहाँ आप जानते हैं उसका यहाँ यूज़ करना है। ये भले शुरुआत वहीं से करेगा, लेकिन आपको थोड़ा पीछे की बातें याद होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप 10th क्लास का अगर आपको याद है तो अच्छी बात, और अगर नहीं याद है तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो आपको वीडियो मेरे 10th क्लास का भी मिल जाएगा। उसी में पढ़ा होगा, आप 10th का इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख लीजिएगा, जो यहाँ के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पढ़े हैं, एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लें 10th वाला। बाकी तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊँगा ही पूरा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चीज़ आती है करंट। क्या चीज़? करंट। करंट किसे कहते हैं? तो करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो छोटे बच्चों को तो लिखवाया जाता है Q/T इज नोन एज करंट, जबकि ये होता है एवरेज करंट। असल में अगर आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें तो आपको लिखना चाहिए dQ/dt। क्या लिखना चाहिए? dQ/dt इज नोन एज करंट। और करंट की जो यूनिट होगी, एक तो यूनिट जो होगी वो होगी कूलाम पर सेकेंड, दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी उसकी? एम्पियर। एक फेमस एम्पियर यूनिट है। आप ये बता तो रहा हूँ मैं, 10th में आप सब पढ़े होंगे तो इजी बात है शुरुआत की। तो ये आपका करंट का मतलब हुआ। करंट जब भी चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज कहाँ से मिलेगा? चार्ज आपके हमारे हिसाब से जो इतना अगर हम 11th-12th में स्टडी करते हैं, दो ही पार्टिकल पे चार्ज मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पे। प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? ऑर्बिट में मोशन करता है। अगर हम किसी सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, तो उसके एटम एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकते। एटम नहीं फ्लो कर सकते, दैट्स मीन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम को छोड़कर उसी सब्सटेंस में इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से ही करंट आती है, और उन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग जो भी लगभग चार्ज को फ्लो कराना होगा, वो कौन सा चार्ज फ्लो करेगा आपका? तो इलेक्ट्रॉन ही लगभग फ्लो करेगा, ठीक है। अगर सॉलिड की बात करें तो, वैसे अगर आप लिक्विड और गैस की बात करें तो दोनों बहते हैं, ठीक। तो ये छोटी सी बात है आपको। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दीजिए, क्या दीजिए? 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो बहुत ही इजी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप कैसे निकाल लोगे? सोचो कि I की वैल्यू 1 कैसे आएगी? अगर आपका Q बराबर क्या हो? 1 हो, और T बराबर क्या हो? 1 हो, तो I बराबर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में कि इफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम इन 1 सेकेंड through a cross section area, then there is a current is equal to the 1 ampere। ये आपके 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। करंट के बारे में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बता दी जाए कि करंट कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी। कैसी? स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे करंट में डायरेक्शन होता है, जाहिर सी बात इसके डायरेक्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे अगर करंट की, तो करंट का डायरेक्शन बताने के लिए सुनिए ध्यान से, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हम उसके अपोजिट मानेंगे। किधर मानेंगे? अपोजिट। ये करंट का आपको क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन होती है करंट में। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है 5 एम्पियर 2 एम्पियर। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी करंट कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी। ये सबसे मजेदार बात है, क्योंकि हमने डेफिनेशन आपको स्केलर के बारे में बड़े अच्छे से समझाया था, और वेक्टर के बारे में भी। बहुत सारे बच्चे वेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ इतना याद किए रहते हैं
कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ये अधूरी है, ये डेफिनेशन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। आपको उसमें एक लाइन जोड़ना होता है। मैंने आपको बताया है 11th में आप पढ़े होंगे कि आपको उसमें ये कहना होगा कि दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। किसे फॉलो करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। यानी उनको जोड़ने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, और वेक्टर अलजेब्रा आपको क्लास 11 में पूरी पढ़ाई गई है। कैसे जोड़ा जाता है वेक्टर क्वांटिटी को, कैसे घटाया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी, क्या सिंबल नोटेशन, सारी चीज़ें आपको क्लास 11 में बताई जा चुकी है। तो अब अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट को जो जोड़ने का तरीका है ना, वो स्केलरली, उससे स्केलर तरीके से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि ये 2 वायर है और इस वायर से 3 एम्पियर करंट आ रही है, इस वायर से 5 एम्पियर करंट आ रही है, और मैं कहूँ कि ये दोनों वायर मिलके एक ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इस वायर में करंट कितनी जा रही है? तो आप सिंपली बता दो कि यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 5 आ रही है, तो यहाँ कितना जा रही है? 5 3 8, यानी 8 एम्पियर करंट इधर से फ्लो कर रही है। अब मैं कहूँ कि इनके बीच का जो एंगल है थीटा जो एंगल है इनके बीच का, अगर मैं थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करूँ, लेट अस सपोज सच दैट 3 एम्पियर एंड ऑल्सो 5 एम्पियर, ये ऐसे इंक्रीज कर दिया, तो करंट की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? तो भी 8 एम्पियर होगी। दैट्स मीन एंगल पे डिपेंड नहीं करता इसका जोड़ना। इसका जो जोड़ना है वो सिंपली ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। आप प्लस माइनस देख के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी ये जो फॉलो करता है करंट अलजेब्रा को, वो होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा। दैट्स वाई करंट इज नोन एज क्या? स्केलर क्वांटिटी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ऑल्सो इसके बावजूद करंट कौन सी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। एक बात और बता दूं मैं, ये सारी बातें हो ही गया, करंट का डायरेक्शन हो ही गया, पॉजिटिव हो ही गया। करंट की जो आपका फार्मूला निकल के आया, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। तो आपको पहले चैप्टर में 12th के पढ़ाया गया था कि Q जो है चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड क्वांटिटी? दैट्स मीन वह क्वांटिटी जिसकी हर वैल्यू पॉसिबल ना हो, वो किसी खास नंबर का मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? क्वांटाइज्ड। दैट्स मीन कहने का मतलब चार्ज को लिखा जाता है Ne, वेयर n बराबर ±1 ±2 ±3, और E क्या है? यही आपका वह क्वांटिटी है जिसकी मल्टीपल आपको चार्ज मिलता है, एंड दैट इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और इसी की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? Ne भी लिख सकते हो। तो जो करंट का एक और जनरल फार्मूला निकल के आ जाता है, वो आ जाता है Ne/T। यहाँ E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। और T क्या है? टाइम है। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन होंगे तो नंबर जो होगा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नंबर नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो ये आपका सेंस आ रहा है निकल के। तो करंट के बारे में ये सारी कुछ खास बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात है जिसका आगे चल के प्रूफ भी होगा। मैं आपको बता दूं करंट के बारे में कि लेटर सपोज आपके पास एक वायर है, ठीक है। ये सब मैं करंट की आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ ताकि आप जानते रहें, और आसान भी है। ये सब क्लास 10th की बात है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो आप 10th का लेक्चर मेरा देख लीजिए। ये आपकी एक वायर हो गया, और ये वायर मान लीजिए बीच से थोड़ा मोटा हो गया, फिर जाके यहाँ पतला हो गया, फिर ये ऐसे हो गया एक जगह। ये एक ही वायर है, याद रहे, ये एक ही वायर है और ये उसकी शेप है, ठीक है। लेट अस सपोज ये रहा, आपने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की और ये करंट इसमें फ्लो करा दिया। तो एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि मान लीजिए ये वायर है, यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, यहाँ और पतला है, यहाँ ज़्यादा मोटा है, तो क्या करंट की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी और करंट की वैल्यू कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगी? ये एक सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा है, मैं बता दे रहा हूँ। क्या पूछा जाता है? करंट की वैल्यू कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम होगी। ये सबसे पहली बात की बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको। ज़्यादा कम पूछ कर क्या किया जाता है? बेवकूफ़ बनाया जाता है। ज़्यादा कम का कोई मसला नहीं। अगर करंट यहाँ से, अगर एक ही बैटरी से जुड़े ये सर्किट कंप्लीट है, तो जो करंट की वैल्यू यहाँ होगी वही करंट की वैल्यू यहाँ होगी। जो करंट की वैल्यू यहाँ होगी इस मोटे वाले के पास, वही पतले वाले के पास। वायर के क्रॉस सेक्शन का बीच में मोटा पतला होने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये थ्रू आउट पूरे इस सेक्शन में करंट क्या होगा? सेम रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसे आप याद रखिएगा।
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ना जितनी करंट निकलती है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट एंटर करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसे किरचॉफ साहब ने दिया था। ठीक है, अब इसके अलावा आपके जो है जो शुरू में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी करंट की, मैंने आपको बता दी। अब हमें आगे जो पढ़ना है करंट के बाद, कि करंट जो फ्लो करता है जब रास्ते में, तो उससे जो है वो बीच में टकराता है अपने आयन से, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस एक वर्ड निकल के आता है जिसे हम कहते हैं अवरोध, हिंदी में कह लीजिए। वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ एक फिगर के माध्यम से। देखिए, किसी भी, जैसा हमने जो चैप्टर है हमारा जनरली उसमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सॉलिड का ये एक क्या है, वायर है। एक वायर की शक्ल है जिसे मैं कई गुना बड़ा कर दिया हूँ, और इसे आपने एक बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया। अब इसे बैटरी से जोड़ा, अभी रुक जाओ, बैटरी से ना जोड़ो, अभी रुक जाओ, थोड़ा देख लो एक बार। ठीक है, सुनते रहो ध्यान से। कोई भी एटम होगा, कोई भी वायर होगा, सब्सटेंस होगा, तो एटम से बना होगा। इसके एटम हमने मान लिए ऐसे, इसमें असंख्य एटम होंगे। कितने होंगे, असंख्य, पता भी नहीं, कोई गिन भी नहीं सकता, बहुत सारे इसमें एटम है। अच्छा, उन एटम में क्या होगा, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का अपने न्यूक्लियस से जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वजह से, तो वो कमजोरी से बंधे होते हैं। इसलिए थोड़ी सी एनर्जी पाकर वो इलेक्ट्रॉन इन एटम को छोड़कर इसी सब्सटेंस में इधर उधर जिग-जैग मोशन करने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एटम भी तो हजारों हैं, अरबों एटम है, तो अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, अरबों क्या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी पाकर अपने एटम को छोड़कर उसी कंडक्टर में कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। ये तो आयंस हो गए अब, क्योंकि एटम पहले थे, जब उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था तो न्यूट्रल थे। जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का निकल गया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसे आयन भी कह देते हैं। तो ये जो आयन है अपनी जगह फिक्स रहेंगे, क्योंकि ये सॉलिड के हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनका मोशन ऑफ डायरेक्शन जो है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होता है। तो अगर हम ये करंट के हिसाब से बात करें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज तो हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और चार्ज है तो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। बट फ्लो ऑफ करंट जो हम जो कहते हैं उसमें नेट होना चाहिए, और हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो नेट जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या है, जीरो है। नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, जीरो है। इसलिए अगर कोई कंडक्टर नॉर्मल स्टेट में अगर बैटरी से कनेक्टेड ना हो, वायर से कनेक्टेड ना हो, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ तो रहे हैं पर करंट मिलता नहीं है। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बड़ी तेजी से खींचेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगी कि हमें इस डायरेक्शन में दौड़कर जाना है। और जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, हमने क्या बताया कि उसके जस्ट अपोजिट में क्या बहता है, करंट बहता है। तो उसके जस्ट अपोजिट में करंट बहना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा, लेकिन करंट किधर से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से। इस पूरी कहानी में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है बड़ी तेजी से, तो बीच बीच में अपने एटम से टकरा भी जाता है, और उन जो जिन एटम से वो निकला हुआ है, जो अब आयन बन चुके हैं, जब उनसे टकराएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करके उन एटम को, आयन को दे देगा। फिर से उसे एनर्जी की जरूरत होगी, कौन देगा, बैटरी देगा। तो बैटरी फिर एनर्जी देगा, फिर वो टकराएंगे, फिर लॉस करेंगे। तो ये जो आयन बीच बीच में टकरा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रेजिस्टेंस का। और यही जो है जो चार्ज के बहने में बाधक होते हैं, दिक्कत होते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे फ्रिक्शन का रोल है वैसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा भी है, बुरा भी है। वैसे ही हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस भी अच्छा भी है, बुरा भी है। अब आइए उसे थोड़ा समझते हैं और अच्छे से। तो ये तो हो गया आपका। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए आपका टॉपिक है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं फ्लो में ही बात कर रहा हूँ आपसे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ चुके होंगे। क्या कहता है ओम्स लॉ,
ये आपके पास एक कंडक्टर है, सोच लीजिए। इस कंडक्टर पे आपने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट का, और इस पे करंट बहने लगा आई। क्या बहने लगा? आई। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप चालक कंडक्टर का शेप एंड साइज, उसका आप लेंथ, मतलब ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? एक ही लाइन में बोल दिया जाता है उसे, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स मीन ना उसका लेंथ बढ़ाइए, ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाइए, जस्ट कितना रहने दीजिए, ना टेम्परेचर घटाइए। होगा टेम्परेचर को भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सब कुछ सेम रखते हुए, सब कुछ सेम रखते हुए अगर आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। यानी V और R में जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन बता रहा है? ये साइंटिस्ट ओम्स है, ओम्स लॉ इसके नाम से जाना जाता है। तो जब कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसे क्या कहते हैं? R कहते हैं। और उसी R का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। और ये क्या हो जाता है? V/I। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि उसका जो है एक फिक्स डायरेक्शन तरीका हो गया निकालने का, V/I। तो इस V/I को अगर आप निकालेंगे तो जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? V की होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन चूंकि ओम साहब ने ये सारी बातें बताई थी, इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बन गई? बन गई ओम्स। क्या बन गई? ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आल्सो ओम, बड़ा फेमस यूनिट है, आप सभी जानते भी होंगे। तो ये ओम जो है इसीलिए लिखा जाता है, किसी वायर का कंडक्टर 10 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस आता है, वायर के ऊपर लिखा होता है। अब ओम साहब क्या कहते हैं? ओम साहब की एक और बात सुनिए, जैसे जैसे V बढ़ाएंगे वैसे वैसे I बढ़ेगा, पर V/I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक कि ऑल फिजिकल कंडीशन क्या कर दिया जाए? सेम रहे। ऑल फिजिकल कंडीशन को मैंने आपको बता ही दिया है कि ना लेंथ बदलना है, ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलना है, ना ही टेम्परेचर बदलना है। तो उसे बोलते हैं कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो आप वोल्टेज बढ़ाइए, अपने आप करंट बढ़ जाएगा। आप वोल्टेज घटाइए, अपने आप करंट घट जाएगा। ऐसा घटे बढ़ेगा कि R की वैल्यू चेंज ना हो। R की वैल्यू चेंज ना हो, इसे हम बोलते हैं आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो छोटा सा ओम्स लॉ है। और V और I के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, V है और I है, तो ये एक ऐसा ग्राफ मिलता है, कोई स्ट्रेट लाइन, जिसे आपको 10th के प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है और 12th में भी ये प्रैक्टिकल में है। तो ये आपका एक ओम्स लॉ हो गया। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में नहीं, थोड़ा देर और चलेगा वैसे रेजिस्टेंस, हाँ मेमोरी, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी, अब रेजिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तरीका देखिए, उसको शो करने का तरीका है ऐसे। ये देखे होंगे, बड़ा फेमस तरीका है। ये होता है रेजिस्टेंस, मान लिया लिख दिया 2 ओम। तो रेजिस्टेंस किसी सर्किट में दिखाना होता है तो 2 ओम करके हम दिखा देते हैं। अब मेन बात ये है कि रेजिस्टेंस हो भी गया। अब जैसे आपने कह दिया कि रेजिस्टेंस ना V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? तो आइए एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे पढ़ लिया जाए। उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा या इफेक्ट डालेगा उस पर? चलिए आइए देखते हैं कौन कौन। उसके लिए हमने पहला पढ़ा है कि देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L इज द लेंथ ऑफ वायर। L इज द लेंथ ऑफ वायर। यानी एक वायर लिया है, इसका लेंथ जितना लंबा करते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर हमने देखा कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसके जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अच्छा, ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे थे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब दोनों को मिला देंगे तो L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L/A। दोनों को मिला कैसे लिख दिया? आपको बचपन से रटाया गया वही बात फिर से कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं?
रजिस्टिविटी, और लिखते कैसे हैं, रो। इस रोटेशन का नाम है रो, क्या नाम है, रो। ऐसे बनेगा, देखिएगा, रो। तो रो बराबर हो क्या गया, RA/L। रो बराबर क्या हो गया, RA/L। तो यानी रो की यूनिट क्या हो जाएगी, जरा बताइएगा आप लोग। तो इसका रेजिस्टेंस का ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यूनिट क्या आया, ओम मीटर। क्या निकल के आया, ओम मीटर। तो ये ओम मीटर आपको क्या निकल के आया, रजिस्टिविटी। दिस इज नोन एज रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। अब रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए। क्यों होता है, मैं आपको उसे डिफाइन करूं। हमसे कोई बोले कि रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को डिफाइन कीजिए, क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो हम कहेंगे वी नो, हम क्या कहेंगे, वी नो। हम जानते हैं RA/L। रो बराबर क्या होता है, RA/L। हम कहेंगे लेट A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर 1 मीटर। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, बोल दो R। रो को जो डिफाइन किया गया है, किसके टर्म में डिफाइन किया गया है, R के टर्म में डिफाइन किया गया है। क्या कहा जाएगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर if the length of wire is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square, then the resistance of wire is known as the resistivity of that material। क्या कह दिया मैंने, सुनो ध्यान से। अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। देखो, रजिस्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजिस्टिविटी। क्यों, क्योंकि रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की फिक्स होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर में बदलती है।